हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए ट्यूशंस। तो हम अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। हमने कॉस्ट शीट कर लिया है, अपना मिसलेनियस कंसेप्ट्स कर लिए हैं अपने, वो भी समझ लिए हैं। आज की क्लास में हम मॉड्यूल की इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपको मैंने बोला था कि आप पहले इलस्ट्रेशन सॉल्व करके आओ, और आप पहले इलस्ट्रेशन सॉल्व करके आए होगे। अब जो इलस्ट्रेशन आपसे नहीं बनी है वो आप यहाँ से देख लेना और समझ लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 2 तो हमने कर ली थी। इलस्ट्रेशन नंबर 3 बहुत ही ईजी है, ये तो आपसे बन ही गई होगी क्योंकि हमने मिसलेनियस कंसेप्ट में ये की थी। फिर भी मैं आपको ये सॉल्व करवा देती हूँ। जिनकी ये बन गई है वीडियो आगे कर लो, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो नहीं बनी है उस पर चले जाओ। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है उन्होंने, एक्स लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग फिगर फॉर द ईयर 21-22। 21-22 के लिए आपको ये डिटेल्स दे रखी है। आपको क्या करना है, आपको 22-23 की कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है आपको फॉर द ईयर 21-22 एज वेल एज 22-23, दोनों के लिए ही आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है। तो मुझे मतलब पूरी कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल सबसे लास्ट में आता है, तो पूरी कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 21-22 की कॉस्ट शीट बनानी तो बहुत ही सिंपल है, वो तो डायरेक्टली यहाँ से बन जाएगी। हम पहले देख लेते हैं 22-23 के लिए हमें क्या क्या डिटेल्स दे रखी हैं और 22-23 की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, क्योंकि 21-22 की तो वैल्यूज़ डायरेक्टली दे रखी हैं, बट 22-23 की तो खुद से निकालनी पड़ेंगी ना। तो पहले वो वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, फिर कॉस्ट शीट में वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पॉइंट दे रखा है कि 22-23 में आउटपुट एंड सेल्स क्वांटिटी विल इंक्रीज बाई 20%। 22-23 में आपका आउटपुट एंड सेल्स क्वांटिटी दोनों 20% से इंक्रीज हो जाएंगे। अब आपकी देखो पहले सेल्स क्वांटिटी कितनी है, दी है हमें, कहीं नहीं दी है, बट हमें ना एक चीज़ दी है, सेल्स दी है एट द रेट 25 पर यूनिट, मतलब पर यूनिट हमने सेल्स चार्ज की है 125 और टोटल सेल्स की अमाउंट है 25 लाख। तो इससे हम सेल्स की यूनिट्स निकाल सकते हैं। देखो, अगर मैंने सेल्स की हैं 4 यूनिट्स और पर यूनिट मैं चार्ज करती हूँ 2 रुपीज़, तो मेरे पास टोटल सेल्स आती है ना 8, है ना, टोटल सेल्स 8 आती है ना। अब इस केस में मुझे ये वैल्यू दी है और मुझे ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, इसे नीचे जाके डिवाइड कर देंगे, है ना। नॉर्मल सा कंसेप्ट है ये, तो मैथ का नॉर्मल सा चीज़ होती है। तो हम निकालेंगे अभी अपनी सेल्स क्वांटिटी। सबसे पहले हम निकालेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 3 कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम निकालेंगे सेल्स क्वांटिटी इन 2021-2022। कितनी आएगी सेल्स क्वांटिटी, 20 लाख डिवाइडेड बाई 125, तो आपकी सेल्स क्वांटिटी आ जाएगी 20,000 यूनिट्स। ठीक है, 21-22 में आपकी इतनी थी। अब सेल्स क्वांटिटी इन 22-23 की हम निकाल लेते हैं। क्या बोला उन्होंने 22-23 के लिए, आउटपुट एंड सेल्स क्वांटिटी विल इंक्रीज बाय 20%। 20% से आपकी सेल्स क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। पहले मेरे पास सेल्स क्वांटिटी है 20,000 यूनिट, तो इसे इंक्रीज कर दो 20% से। कितनी यूनिट्स आ जाएगी आपके पास, 24,000 यूनिट्स आ जाएगी आपके पास। ठीक है, इतना तो निकल गया। अब देखो बेटा, उन्होंने क्या बोला कि आउटपुट एंड सेल्स क्वांटिटी ना सेम है। उन्होंने बोला आउटपुट एंड सेल्स क्वांटिटी विल इंक्रीज बाय 20%, मतलब आपकी आउटपुट और सेल्स क्वांटिटी सेम है। तो इससे आप एक चीज़ देख रहे हो, इसका देखो क्या बोलना चाह रहा है वो, आउटपुट और सेल्स क्वांटिटी सेम मतलब कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है इसमें। जितना हमने प्रोड्यूस किया उतना ही हमने सेल कर दिया, तो कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा है, मतलब इस क्वेश्चन में कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा फिनिश्ड गुड्स का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास। अब देखो बेटे, डायरेक्ट मटेरियल आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है क्योंकि वो डायरेक्टली हमारी सेल्स के ऊपर डिपेंड होता है, तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती है। जितनी सेल्स करेंगे उतना जितनी प्रोडक्शन करेंगे उतना हमें मटेरियल लगेगा, तो डायरेक्ट मटेरियल हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है।
तो वेरिएबल कॉस्ट उन्होंने डायरेक्ट मटेरियल का क्या बोला कि मटेरियल प्राइस विल गो अप बाय 10%, हमारे मटेरियल का प्राइस 10% से इंक्रीज़ होगा। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ कैसे करते हैं? पर यूनिट बेसिस पे वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज़ करते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल की सबसे पहले हम पर यूनिट पे कॉस्ट निकाल लेते हैं। कितनी निकलेगी? कितनी है हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट? 3,20,000 डिवाइडेड बाय कर देंगे, कितनी यूनिट्स थी हमारे पास? 20,000 यूनिट्स थी। पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 16 रुपीज़ हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की। अभी उन्होंने बोला 22-23 में ये 10% से डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब इसमें प्लस कर देंगे हम 10%। तो पर यूनिट 22-23 में डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी 16 प्लस 10%, दैट इज़ 17.6 आ जाएगी। 17.6 हमारे पास कॉस्ट आ गई, जो हमें 22-23 में डायरेक्ट मटेरियल की पर यूनिट लगने वाली है। तो 22-23 में हम कितनी यूनिट्स बनाने वाले हैं? 24,000 यूनिट्स बनाने वाले हैं। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 4,22,400 हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट चलो डायरेक्ट वेजेस पे। डायरेक्ट वेजेस भी वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास, क्योंकि आउटपुट के साथ प्रोपोर्शनेटली चेंज होती है। जितना आप आउटपुट प्रोड्यूस करोगे वेजेस उतनी ही दोगे ना, वर्कर्स को उतना ही रखोगे ना। तो ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, भले लिखा नहीं है, ये नाम से समझ आ रहा है डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट ही होती है। उन्होंने बोला वेज रेट विल गो अप बाय 5%, वेज रेट आपका इंक्रीज करेगा 5% से, अलोंग विद इंक्रीज इन ओवरऑल डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी बाय 12%। ठीक है, ये हमने अपनी वीडियो में देखा था, पिछली वाली क्लास में इतना डिटेल में पढ़ा था, इसे मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी, ऐसे ही बता देती हूँ ऊपर से सॉल्व करके। वेजेस पर यूनिट निकाल लेते हैं, कितनी आई? 8 लाख थी वेजेस पर यूनिट, डिवाइड कर देंगे 20,000 से। पर यूनिट आपकी 21-22 में कितनी आ जाएगी? 8 लाख डिवाइड 20,000, 40 आ गई। इंक्रीज कितनी हो रही है? 5% इंक्रीज हो रही है, प्लस 5% 42। अब ये 42 इंटू यूनिट्स कितनी है आपकी? 24,000 यूनिट्स हैं। टोटल कितनी आ गई? 10,08,000 आ गई। अब ये 10,08,000 आपके 112 पे है, क्योंकि डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी 12% से इंक्रीज हुई है। हमें लेके कहाँ पे आनी है? 100 पे लेके आनी है। 12 पे है, हमें 100 पे लेके आनी है। 10,08,000 आपका 112 पे है, हमें 100 पे लेके आना है, तो आ गया 9 लाख। ठीक है, सिंपल था ये भी। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड का क्या बोला है कि 25% वेरिएबल है, मतलब कि बाकी 75% फिक्स्ड होगा, मतलब ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज करेंगे, फिक्स कॉस्ट टोटल पे इंक्रीज कर देंगे। उन्होंने क्या बोला कि वेरिएबल ओवरहेड सारे इंक्रीज होंगे 5% से, और प्रोडक्शन ओवरहेड सारे इंक्रीज होंगे 33% से। तो निकाल लेते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड। सबसे पहले वेरिएबल निकालते हैं और फिक्स निकालते हैं कितना कितना है। प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड आपका टोटल कितना है? 4,80,000। इसमें से आपका वेरिएबल कितना है? 25% सॉरी, हाँ 25% वेरिएबल है, 1,20,000। फिक्स्ड कितना हुआ फिर? 3,60,000। ये है हमारे पास वेरिएबल, ये है हमारे पास फिक्स्ड, है ना। वेरिएबल वाला पर यूनिट पे इंक्रीज होगा, तो वेरिएबल का सबसे पहले फिर पर यूनिट निकाल लेते हैं। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000 कितनी यूनिट्स पे था? 20,000 यूनिट्स पे था। कितना आ गया? 6। वेरिएबल ओवरहेड कैसे इंक्रीज कर रहे हैं? क्वेश्चन में देखो अपने 5% से इंक्रीज कर रहे हैं, प्लस 5%, 6.3। 2022-23 में हमें 6.3 प्रोडक्शन ओवरहेड लगने वाले हैं वेरिएबल वाले। इनटू कर देंगे कितनी यूनिट से? 24,000 यूनिट से। 1,51,200। ये आपके आगे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 22-23 के। अब फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कितने रहने वाले हैं? फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स 22-23 के। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड 22-23 के टोटल बेसिस पे इंक्रीज होंगे 3,60,000 प्लस
33%, 3,60,000 प्लस 33% कितना आ जाएगा? 4,78,800। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड आपके कितने आ जाएंगे? फिक्स्ड वाले प्लस कर दो एंड वेरिएबल वाले प्लस कर दो, 1,51,200 आपके टोटल आ जाएंगे। $6,30,000 आ गए आपके। ठीक है, उसी तरह से हम एडमिन ओवरहेड्स भी निकाल लेंगे। अच्छा बेटा, मेरे को यहाँ पे आपको एक बात बतानी थी कि मॉड्यूल में आपकी पूरे मॉड्यूल में कोई किसी भी इलस्ट्रेशन में आपको 33% दिखे ना, तो उसको आपको 33% कंसीडर नहीं करना है, उसको आपको 33.3333, मतलब जितना कैलकुलेटर पे आपका 33 आ सकता है ना उतना लेना देखना। 33.33333333 जितना आपका 33 आ सकता है ना, दिख रहा होगा आपको, हाँ ऐसे जितना आपका 33 आ सकता है ना उतना आपको 33 लिखना है, इतना परसेंट लेना है आपको। अगर आप अकेला 33% ले लोगे ना, तो जैसे मैंने अभी अकेला 33% लिया तो मेरा कितनी अमाउंट आ रही थी? 4,78,800 आ रही थी। बट मॉड्यूल में अगर आप देखो तो इंस्टीट्यूट की वैल्यू कितनी आ रही है? 4,80,000। ये क्यों आ रही है? क्योंकि उन्होंने 33.333333% लिया है। ठीक है, जहाँ भी आपको पूरे मॉड्यूल में कहीं पर भी 33% दिखे तो उसे 33.333333% लेना। ठीक है, अब आप यही करो, 3,60,000 प्लस 33.333333%, तो आ गया ना आपका 4,80,000। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक पॉइंट था जो आपको याद रखना है। और आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4,80,000। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 4,80,000 प्लस 1,51,200। 4,80,000 प्लस 1,51,200, 6,31,200 आपके आ जाएंगे प्रोडक्शन ओवरहेड। नेक्स्ट अब हम निकाल लेंगे एडमिन ओवरहेड्स। एडमिन ओवरहेड का भी वैसे ही निकल जाएगा, 75% फिक्स्ड है, वैसे ही कर लेते हैं। फिर कितना दिया है हमें एडमिन ओवरहेड्स? 1,60,000 दिया है। फिक्स्ड वाला पोर्शन अलग निकाल लेंगे और वेरिएबल वाला पोर्शन अलग निकाल लेंगे। फिक्स्ड वाला पोर्शन कितना है हमारा? 75%। 1,60,000 का 75% कर लो, 1,20,000 हमारा फिक्स्ड है और बाकी 40,000 हमारा वेरिएबल है। अब वेरिएबल ओवरहेड कितने से इंक्रीज़ होने वाले हैं? 5% से। फिक्स्ड ओवरहेड कितने से इंक्रीज़ होने वाले हैं? 33.33% से। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट पे इंक्रीज़ करते हैं, तो पर यूनिट वेरिएबल निकाल लेंगे। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000। 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000 2 प्लस 5% से इंक्रीज़ कर देंगे इनटू 24,000, तो आपकी आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट टोटल प्लस 5% इंटू 24,000 कितनी आ गई? 50,400। और फिक्स्ड वाली कितनी आ जाएगी? 1,20,000 प्लस 30, ये टोटल बेसिस पे इंक्रीज होगी है ना, प्लस 33.33%। 1,20,000 प्लस 33.33%, 1,60,000। टोटल एडमिन ओवरहेड्स कितने आ जाएंगे आपके? 1,60,000 प्लस 50,400। $2,10,400। नेक्स्ट हमें देखना अपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितने दे रखे हैं?
2,40,000। अब इसका हमें नहीं बताया कि ये फिक्स्ड है कि वेरिएबल है। यहाँ पे कुछ बोला है, देख लेते हैं क्वेश्चन में कुछ बोला क्या। हाँ, आपने पहले वाला चेक कर लें, सही आया है 50,400। बेटे यहाँ पे उन्होंने हमें बोला था फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्रीज करेंगे, ये मैंने नहीं देखा, वेरी सॉरी, ये वाला पॉइंट भूल गई मैं देखना। यहाँ पे उन्होंने बोला है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्रीज करने हैं, मतलब सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्रीज करने हैं, एडमिन ओवरहेड इंक्रीज ही नहीं करने थे। हमने तो एडमिन ओवरहेड भी इंक्रीज कर दी, ये गलती हो गई। ये आपसे भी गलती हो सकती है पेपर में, इस चीज़ का ध्यान रखना। एडमिन ओवरहेड नहीं इंक्रीज होंगे, उन्होंने क्या बोला, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्रीज होंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड हमने इंक्रीज किए बट एडमिन ओवरहेड इंक्रीज नहीं होने थे, मतलब एडमिन ओवरहेड जितने फिक्स थे ना उतने ही रहेंगे। फिक्स तो सेम ही रहते हैं ना, अगर स्पेसिफिकली बोल दिया कि चेंज हो रहा है तो चेंज करेंगे, अगर कुछ नहीं बोला तो फिक्स तो सेम रहते हैं ना। तो 1,20,000 वैसे का वैसे ही रहना था, तो ये इंक्रीज नहीं होना था। तो ये यहाँ पे हमारे पास 1,20,000 ही आना था, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000 प्लस 50,400, कितना आ जाएगा 1,70,400, ठीक है। वो एक पॉइंट मैंने नहीं देखा, गलत हो गया, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट है हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब बेटा इसमें देखो, इसमें ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का कुछ नहीं बताया है, फिक्स्ड कितना है, वेरिएबल कितना है। बट यही आप अगर आपके इलस्ट्रेशन में आके देखोगे ना, तो ये देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, 1/3 वेरिएबल रखा है एंड 2/3 फिक्स्ड रखा है। पता नहीं वो कहाँ से ये परसेंटेजेस लेके आए हैं, मे बी यहाँ पे उन्हें परसेंटेज लिखनी थी बट वो भूल गए हैं वो परसेंटेज लिखना, तो इसीलिए ये परसेंटेज हम क्वेश्चन में खुद से लिख लेंगे। 1/3 एंड 2/3 वेरिएबल है, 1/3 एंड 2/3 है हमारे पास फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को कितने दिए हैं हमें, 2,40,000। इसमें हमारे पास वेरिएबल कितना है और फिक्स्ड कितना है। वेरिएबल कितना है हमारे पास, 1/3 और फिक्स्ड कितना है, 2/3, ठीक है। वेरिएबल निकाल लेते हैं फिर। 2,40,000 का 1/3 80,000 एंड फिक्स्ड कितना आ गया, 2,40,000 का 2/3 1,60,000, ठीक है। इंक्रीज़ कर लेते हैं फिर। वेरिएबल ओवरहेड को तो इंक्रीज़ करना ही है क्योंकि सारे वेरिएबल ओवरहेड इंक्रीज़ होंगे। तो 80,000 डिवाइडेड बाई 20,000 प्लस 5% से इंक्रीज़ हो रहे हैं ना, इंटू 24,000, ठीक है। मैं ये इसलिए फास्ट करवा रही हूँ क्योंकि आपको बेटा मैंने कंसेप्ट बड़ा डीपली समझाया है, तो इसलिए मैं दोबारा समझाऊंगी। तो जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस भी देखी हैं और अभी की वीडियो भी देख रहे हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो ये कितना आ गया, 1,08,000, 1,08,000, ठीक है। अब फिक्स्ड सेम ही रहने वाला है क्योंकि हम दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। पहले हमने देख लिया था सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्रीज़ होंगे और कोई भी फिक्स्ड ओवरहेड इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, तो फिक्स्ड सेम ही रहेगा 1,60,000। टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, 1,08,000 प्लस 1,60,000, 2,60,800, ठीक है। ये निकल गया हमारे पास टोटल। अब एक और पॉइंट है यहाँ पे अलग से दे रखा ऊपर, जो मैंने पहले नहीं पढ़ा था, अब पढ़ देती हूँ क्योंकि पहले किसी काम का नहीं था। बाय इंक्रीजिंग एडिशनल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑफ 45,200, मतलब आपने अपनी सेल्स और आउटपुट बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया है, आपने एडिशनल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया है 45,200, मतलब ये भी आपका एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, ये भी आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ही जाएगा। तो इसमें आप प्लस कर देना, या तो अलग से दिखा देना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस से, वैसे इसमें प्लस करके दिखा देना, यहाँ पे लिख देना ना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना, 45,200। तो आपका टोटल आ गया 2,60,800 प्लस 45,200, 3,06,000, ठीक है। ये आपका टोटल आ गया। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ निकल चुकी हैं, आपको बस वैल्यूज़ पुट करनी है क्वेश्चन में। तो कर लेते हैं, कॉस्ट शीट बना लेते हैं सबसे पहले हम। तो ये हमारी कॉस्ट शीट बन गई है, मैंने फॉर्मेट बना लिया और आइटम्स भी लिख लिए हैं। आपका टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैंने वीडियो पॉज करके बना लिया ये। अभी हम सिर्फ वैल्यूज़ पुट करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल की क्या वैल्यू है,
हमने निकाली 22-23 के लिए 4,22,400, 4,22,400, और उसकी तो क्वेश्चन में ही दे रखी है 21-22 की 3,20,000। डायरेक्ट वेजेस की क्या वैल्यू है 9 लाख, और 21-22 के क्वेश्चन से ले लो 8 लाख। प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई वो हम निकाल लेंगे। पहले हम लिख रहे थे प्रोडक्शन ओवरहेड हमारे कितने आए थे 6,31,200, तो लिख लेंगे 6,31,200, और क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं 4,80,000। यहाँ पे आ जाएगी वर्क्स कॉस्ट। अब हमें ना कोई ओपनिंग स्टॉक का कंसेप्ट है ना कोई क्लोजिंग स्टॉक का कंसेप्ट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितने आ रहे हैं मेरे पास 1,70,400, और बाकी क्वेश्चन में दे रखे हैं 1,60,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितने आ रहे हैं 3,06,000, 3,06,000, एंड दूसरे क्वेश्चन में 2,40,000, और ये आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्लस कर लेते हैं सारी चीज़ें, 3,20,000 प्लस 8 लाख, 11,20,000 आया हमारा प्राइम कॉस्ट, प्लस 4,80,000, 16 लाख आया हमारा वर्क्स कॉस्ट, प्लस 1,60,000, 17,60,000 आया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्लस 2,40,000, तो हमारा आ गया 20 लाख। इधर साइड वाली अब निकाल लेते हैं टोटल, 4,22,400 प्लस 9 लाख, 13,22,400 प्लस 6,31,200, 19,53,600 प्लस 1,70,400, 21,24,000 प्लस 3,06,000, तो हमारा आंसर आ जाता है 24,30,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने निकाल ली, हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स तो निकाल ली, पार्ट बी में क्या बोल रहा है फाइंड आउट द न्यू सेलिंग प्राइस फॉर द ईयर 2023। अब आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स तो निकाल लिया ना, अब आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपको ऐड करना होता है प्रॉफिट, तो आपका आ जाता है सेलिंग प्राइस, है ना। तो अभी हमें ना प्रॉफिट पता है तो सेलिंग प्राइस तो कहीं से निकलेगा, तो प्रॉफिट का क्या उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है वहाँ से निकालते हैं। प्रॉफिट के लिए आपको 4 केसेस दे रखे हैं, मतलब इन 4 केसेस में डिफरेंट 4 केसेस है, तो डिफरेंट 4 प्रॉफिट आएंगे, और चारों केसेस में आपको सेल्स की वैल्यू बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना केस 1। केस 1 के लिए क्या बोल रहे हैं, इफ़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी अर्नड एज इन, इफ द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी अर्नड एज इन 21-22, जितना आपने 21-22 में प्रॉफिट अर्न किया उतना सेम अमाउंट अगर आप 22-23 में भी अर्न करना चाहते हो तो कितना सेलिंग प्राइस चार्ज करोगे। तो 21-22 का तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्योंकि हमें सेल्स दे रखी थी 21-22 की, है ना। तो यहाँ पे सेल लिख देते हैं 25 लाख, तो प्रॉफिट कितना है 5 लाख। अब फर्स्ट केस में बोल रहे हैं कि हम सेम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ये जो 5 लाख था ना, हम सेम 5 लाख कमाना चाहते हैं 22-23 में भी, तो कितना सेलिंग प्राइस आप चार्ज करोगे। तो फर्स्ट केस में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 लाख ही प्रॉफिट कमाना चाहते हो आप, तो कितना सेलिंग प्राइस चार्ज करोगे आप 24,30,000 प्लस 5 लाख 29,30,000 आप सेलिंग प्राइस चार्ज करोगे टोटल में। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट सिनेरियो दे रहे हैं, इफ द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स इज टू बी अर्नड एज इन 21-22, जितनी आपने 21-22 में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमाई है ना, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप 22-23 में भी कमाना चाहते हो। कितना परसेंट आपने प्रॉफिट कमाया है, अब हमें ना परसेंट निकालनी है। ठीक है, अब देखो आप सेलिंग प्राइस के ऊपर भी परसेंट निकाल सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर भी आप परसेंट निकाल सकते हो। किसके ऊपर परसेंट निकालना पसंद करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर। क्यों,
क्योंकि हमें 20 to 23 की कॉस्ट ऑफ सेल्स पता है। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स की परसेंट पता चल जाएगी तो डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर परसेंट लगाएंगे और हमारे पास प्रॉफिट निकल आएगा। प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस निकल आएगा। सिंपल सा करते हैं, हम इतना ट्रिकी क्यों करें। तो सेकेंड पॉइंट में क्या करने वाले हैं हम, सबसे पहले हम निकालते हैं हमने कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमाया है। हमें अमाउंट दी है ना 5 लाख, हमें निकालना है कितना परसेंट निकाल के ये प्रॉफिट आया है। अब देखो बेटा, यहाँ पे निकालते हैं हम परसेंट कैसे निकलेगी। ये देखो, जैसे हमने वो एक्स वाला देखा था ना, प्रॉफिट निकालने के लिए परसेंट जब दिए होते, वही वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं। ये देखो, मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया होगा क्वेश्चन में, उसके ऊपर मैंने कुछ परसेंट लगाई होगी और मेरे पास आई होगी प्रॉफिट की वैल्यू, है ना। ऐसे हुआ होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया होगा, उसके ऊपर मैंने परसेंट लगाई होगी और मेरे पास आई होगी प्रॉफिट की वैल्यू। कॉस्ट ऑफ सेल्स मुझे दिया हुआ है 20 लाख, है ना। 21 22 का निकाल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स ये 20 लाख, मुझे परसेंट नहीं पता है, एक्स ले लेते हैं। तो प्रॉफिट कितना आया था 5 लाख। एक्स को इधर रहने दो, इसे उठा के इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, क्योंकि परसेंट निकालनी है ना, तो कितनी आ जाएगी, 25% आ जाएगी मेरे पास। कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर 25% लगाएंगे तो मेरा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो इस केस में प्रॉफिट फिर कैसे आ जाएगा, यहाँ पे मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स पता है 24,30,000। 24,30,000 के ऊपर आप परसेंट लगाओ 25%, कितना प्रॉफिट आ रहा है आपका, इंटू 25%, 6,07,500, इतना आपका प्रॉफिट आ रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट। सेकंड केस वाला प्रॉफिट लेना, फर्स्ट वाला मत ले लेना अभी। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया मेरा, 30,37,500, ठीक है। थर्ड केस देखते हैं अब, ये तो सिंपल ही था केस, है ना। थर्ड केस देखें, इफ द एक्सिस्टिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 25%। आप जितना अभी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट कमा रहे हो ना, इफ द एक्सिस्टिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स, आप जितना अभी सेल्स के ऊपर प्रॉफिट का परसेंट कमा रहे हो ना, अगर उसे हम इंक्रीज कर दें प्रॉफिट परसेंट को 25% से, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या आएगा। अब बेटा देखो, आप कई बच्चे क्या करेंगे, इसमें जो हमने 25% निकाला है ना, ये जो 25% निकाला है, इसी के ऊपर इंक्रीज कर देंगे। बट बेटा, हमने ये जो 25% निकाला है ना, ये कॉस्ट ऑफ सेल का परसेंटेज निकाला है। उन्होंने क्या बोला, इफ द एग्जिस्टिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स, इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेल्स के ऊपर जो प्रॉफिट का परसेंटेज है उसे इंक्रीज करना है 25% से। तो हमें सबसे पहले परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स निकालना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स कैसे निकालेंगे, जैसे ऊपर निकाला था, कुछ मेरी सेल्स होगी, उसके ऊपर कुछ परसेंट लगा होगा और मेरा प्रॉफिट आया होगा, है ना। सेल्स कितनी है मेरे पास, 25 लाख, उसके ऊपर x परसेंट लगा होगा, प्रॉफिट आया होगा 5 लाख। तो x कैसे आ जाएगा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100, तो कितना परसेंट आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ओह, आपको दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड, ये देखो। तो ये आपका आ जाएगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, 20% आ जाएगा आपका। अब उन्होंने बोला कि ये परसेंट अगर आपका 25% से इंक्रीज करता है तो उस केस में आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब ये जो परसेंट है ना 20%, ये आपका 25% से इंक्रीज कर रहा है। 20% आपका 25% से इंक्रीज कर रहा है, तो आपका अब क्या परसेंट आ रही है, 25% ही आ रही है। कैलकुलेटर पे अपने करो, सभी अपने कैलकुलेटर खोलो, 20 प्लस 25%, 25% ही आ रहा है आपका, ठीक है। तो 25% मेरी प्रॉफिट की परसेंटेज आ गई है। तो फिर से वही कर दो, थर्ड केस, प्रॉफिट सेल्स, प्रॉफिट कितना है मेरा, सेल्स की परसेंट हमें पता, अब 25%, तो सेल्स की परसेंट हम लेंगे। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन यहीं पे करते हैं।
अब हमें सेल्स की परसेंट पता है 25%, बट हमारे पास तो सेल्स ही नहीं है क्वेश्चन में। अब क्या करें, जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो वाला लगाएंगे। सेल्स नहीं गिवन है बट हमें परसेंट पता है सेल्स की, तो कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट करके हमारे पास सेल्स आता है ना, लेट द सेल्स बी एक्स, प्रॉफिट कितना है, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है 24,30,000, प्रॉफिट कितना है, परसेंटेज ऑन सेल्स, सेल्स के ऊपर परसेंटेज लगाना है ना, कितना परसेंट 25%, प्रॉफिट कितना है हमारे पास 25% ऑफ सेल्स, यही है ना प्रॉफिट हमारा। तो सेल्स कितनी है एक्स का 25% है ना, तो क्या आ जाएगा 24,30,000 प्लस 0.25x। अब जैसे ये नहीं समझ आया 0.25x, तो ये देखो बेटा 25% को हम कैसे लिखते हैं, 25 डिवाइडेड बाई 100, इसे डेसिमल में कैसे लिखते हैं 0.25 है ना, तो 0.25x आ गया क्योंकि 25% को मल्टीप्लाई किया x से, इक्वल्स टू x। तो कैसे आ जाएगा, x को एक जगह पे ले लो, वैल्यू को एक जगह पे रहने दो, 24,30,000 इक्वल्स टू x माइनस 0.25x। x की वैल्यू यानी कि सेल्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 24,30,000 डिवाइडेड बाई 0.75, 32,40,000। सेल्स की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 32,40,000। तो उन्होंने तो सेल्स की वैल्यू बोली थी, सेल्स की वैल्यू हमने डायरेक्टली ही निकाल ली है, फिर भी एक बार प्रॉफिट निकाल ही लेते हैं। कितना है 25% ऑफ सेल्स, तो 32,40,000 का 25%, 8,10,000। ठीक है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन जो आ रहा है ये। लास्ट पॉइंट इज इफ द प्रॉफिट पर यूनिट इज ₹10 इज टू बी अर्न। अगर आप पर यूनिट प्रॉफिट 10 रुपीज़ कमाना चाहते हो तो आपका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, सबसे सिंपल प्रॉफिट सेल्स, प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हो 10 पर यूनिट, 24,000 यूनिट्स हैं आपकी, प्रॉफिट आ जाएगा आपका, प्रॉफिट आ जाएगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट प्लस कर देना, तो आपका टोटल सेल्स वैल्यू आ जाएगी 24,000 इंटू 10, 2,40,000 प्रॉफिट आया प्लस 24,30,000, तो सेल्स की वैल्यू आ गई आपकी 26,70,000। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाता है ये वाला खत्म। हमने सारे कंसेप्ट इस क्वेश्चन में रिवाइज कर लिए। जो हमने मिसलेनियस कंसेप्ट की 2 चीज़ें पढ़ी थी, इंक्रीज डिक्रीज वेरिएबल कॉस्ट का और सेलिंग प्राइस वाला, सारा कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में आ गए हमारे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमारे यहाँ पे खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 4। फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ अ कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हमें, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखी है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट दे रखी है हमें, फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है और ये सब डिटेल्स दे रखी है। क्या करना है हमें, जॉब कॉस्ट शीट बनानी है, जॉब नंबर A77 और जॉब नंबर A99, सिर्फ इन्हीं 2 जॉब्स की कॉस्ट शीट हमें बनानी है। अभी हम फिर डिटेल्स पढ़ लेते हैं क्या क्या दी है। ओपनिंग स्टॉक जॉब नंबर A99 एंड A77 का ही दिया हुआ है और इसी की कॉस्ट शीट बनानी है। ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक में दे रखा है हमें डायरेक्ट मटेरियल 80, डायरेक्ट वेजेस 150, फैक्ट्री ओवरहेड 200। इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, जॉब नंबर 77 का भी इस तरह से हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। उसके बाद हमें डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, हमें तो जॉब नंबर 99 एंड 77 का ही चाहिए, तो डायरेक्ट मटेरियल भी ले लेंगे। उसके बाद हमें डायरेक्ट लेबर भी दे रखी है। तो सबसे पहले ना हम कॉस्ट शीट बना ही लेते हैं, अपनी फॉर्मेट बना लेते हैं कॉस्ट शीट का फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 4। पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, डायरेक्ट मटेरियल
हमें दो जॉब की बनानी है ना, तो यहाँ पे 2 कॉलम बना लेते हैं हम। जॉब नंबर 99 एंड 77, 99 की और ये 77 की। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट हमें कितनी दे रखी है, ये देखो 99 पे 120 एंड 77 पे 280 दे रखी है। 99 पे 120 एंड 77 पे 280 दे रखी है। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट हमने डाल दी। नेक्स्ट हमें लेनी है डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर जॉब नंबर 99, 77, 66 एंड 55 दे रखा है। आवर्स दे रखे हैं, कितने आवर लेबर ने वर्क किया है, और उनकी अमाउंट दे रखी है। हमें तो डायरेक्ट लेबर की अमाउंट चाहिए डायरेक्टली, तो अमाउंट ले लेते हैं 600 एंड 450। 600 एंड 450 डायरेक्ट लेबर। ये हमारे पास क्या आ गई, प्राइम कॉस्ट 120 प्लस 600 720 एंड 280 प्लस 450 730। प्राइम कॉस्ट आ गई हमारे पास। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड दे रखे हैं हमें, क्या बोला फैक्ट्री ओवरहेड का, फैक्ट्री ओवरहेड आर अप्लाइड टू जॉब ऑन प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट लेबर आर रेट विच इज़ 2 पर आर। उन्होंने क्या बोला कि आपको फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करने हैं अपने लेबर आर रेट के ऊपर। लेबर आर कितने हैं, 400 एंड 200, इसके ऊपर आपको फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करने हैं। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि आपका डायरेक्ट लेबर आर रेट है 2। इन्होंने 2 कैसे निकाला होगा, ये देखो, इसे प्लस कर दूँ। अच्छा, इन्होंने खुद से बोल दिया है कि डायरेक्ट लेबर आर रेट है 2, मतलब खुद से बोल रहे हैं कि पर आर आपको कितना चार्ज करते हैं, हम 2 रुपीज़ चार्ज करते हैं हम आपको पर आर। बट यहाँ पे नीचे एक और इन्फॉर्मेशन दी है, फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड इन मार्च 22 वर 2100। उन्होंने बोला टोटल फैक्ट्री ओवरहेड हमने मार्च 2022 में कितना चार्ज किया है, 2100 हमने टोटल फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज किया है। टोटल आवर्स कितने हैं हमारे पास, देखो ये 400 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 100, कितने आवर्स है हमारे पास टोटल, 1000 आवर्स है हमारे पास टोटल। और फैक्ट्री ओवरहेड पूरे मार्च में कितना वर्क हुआ है, ये देखो यहाँ पे बोला ना, ये मार्च के लिए है। डायरेक्ट लेबर आर डिटेल फॉर मार्च 2022, ये देखो डायरेक्ट लेबर आर डिटेल फॉर मार्च 2022, मतलब मार्च 2022 के लिए डायरेक्ट लेबर्स ने इतने 1000 आवर्स वर्क किया है। और टोटल फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज किए गए हैं 2100। और यहाँ पे उन्होंने लाइन में क्या बोला है कि फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज किए गए हैं लेबर आवर्स के ऊपर, मतलब जितने आवर्स काम किया उतने आपको फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज किए गए हैं। तो पर यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड आपने कितने चार्ज किए हैं, 2100 डिवाइडेड बाई 1000, 2.1 चार्ज किए हैं। तो आपका 2.1 आएगा फैक्ट्री ओवरहेड रेट, ना कि 2 आएगा। वो 2 जस्ट हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड रेट हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। कितने दे रखे हैं, उन्होंने बोला कि लेबर आवर्स के ऊपर आपको चार्ज करने हैं। टोटल लेबर आवर्स कितने हैं हमारे पास, 1000 आवर्स है हमारे पास। और टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं फॉर मार्च, 2100 है। तो पर आवर कितना आ रहा है आपका, 2100 डिवाइडेड बाई 1000, दैट इज 2.1, ना कि 2 जस्ट कंफ्यूज करने को दे रखा है। तो फैक्ट्री ओवरहेड हमारे कितने आ रहे हैं, 2.1। तो 99 में कितने आवर्स काम किए हैं आपने, 400 आवर्स काम किए हैं। तो 400 इंटू 2.1 कर देंगे। और इसमें आपने कितने आवर्स काम किए हैं, 200 आवर काम किए हैं। 200 इंटू 2.1, 200 इंटू 2.1 कितना आ जाएगा, 420। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 400 इंटू 2.1, 840।
फैक्ट्री ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड प्लस कर दो तो आपके पास क्या आ जाती है, वर्क्स कॉस्ट। 840 प्लस 720 वर्क्स कॉस्ट 1560 एंड 730 प्लस 420 1150। ठीक है, अब फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट में हमें ऐड करना होता है ओपनिंग स्टॉक और लेस करना होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तो क्वेश्चन में गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन है, ना ही कोई ऐसी डिटेल गिवन है जिससे हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकें। तो हम जस्ट ऐड कर देंगे अपना ओपनिंग स्टॉक, तो हमारे पास आ जाएगी एडजस्टेड वर्क्स कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक की डिटेल्स ये रही, 80 प्लस 150 प्लस 200 जॉब 99 के लिए एंड जॉब 77 के लिए 420 प्लस 450 प्लस 400। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 1270, जॉब 77 का आएगा 1270 एंड जॉब 99 का आएगा 430। तो आपकी एडजस्टेड वर्क्स कॉस्ट कितनी आ रही है, 1560 प्लस 430 एंड हमने सबसे पहले लिखा डायरेक्ट मटेरियल, देन लिखा डायरेक्ट लेबर, इन्हें प्लस कर दिया 280 प्लस 450 तो आ गया हमारे पास 730 प्राइम कॉस्ट। उसमें हमने प्लस कर दिया फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कैसे आया, हमने 2.1 पर आवर रेट निकाल लिया। जो क्वेश्चन में हमें 2 रेट दिया था ना, वो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए लिया था, वो हमें नहीं लेना है। तो 2.1 इंटू जॉब 77 में कितने आवर्स वर्क किया है उन्होंने, 200 आवर्स वर्क किया है। 200 इंटू 2.1 मेरे पास आ गया 420 प्लस 730 1150। उसमें हम ऐड करेंगे अपना ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जॉब नंबर 77 का कितना है, यहाँ से देखो 420 प्लस 450 प्लस 400 तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 2420 जॉब 77 के लिए। कितना आ जाएगा 2420 एंड जॉब 99 का कितना आ जाएगा 120 प्लस 600 प्लस 840 प्लस 1560 प्लस 99 प्लस 80 प्लस 150 प्लस 200 तो ये आ जाएगा हमारे पास 1990। ठीक है, तो ये हमारी निकल गई एडजस्टेड वर्क्स कॉस्ट। अब नेक्स्ट और क्या डिटेल्स दे रखी है हमें, जॉब नंबर A99 एंड A77 वर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ। अब जो जॉब नंबर A99 और A77 है ना, वो हमने कंप्लीट कर ली है इस मार्च मंथ में। बाकी जॉब्स मतलब वर्क इन प्रोग्रेस होगी। ठीक है, दे वर बिल्ड टू द कस्टमर एट अ प्राइस विच इंक्लूडेड 15% ऑफ द प्राइस ऑफ द जॉब फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एंड अनदर 10% ऑफ द प्राइस ऑफ प्रॉफिट। उन्होंने क्या बोला, जो आपने अब कस्टमर को सेलिंग प्राइस चार्ज किया ना, जो आपने कस्टमर को सेलिंग प्राइस चार्ज किया है, इस सेलिंग प्राइस में आपका कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है एंड कुछ आपका प्रॉफिट का अमाउंट है। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, फिर से पढ़ो एक बार। दे वर बिल्ड टू द कस्टमर एट अ प्राइस, कस्टमर को उस प्राइस पे हमने ये प्रोडक्ट बेचा अपना जॉब नंबर 99 एंड 77, जिसमें इंक्लूड था 15% प्राइस ऑफ द जॉब फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। 15% है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो सेलिंग प्राइस आएगा ना दैट इज एक्स। इस सेलिंग प्राइस का 15% हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लगाया एंड अनदर 10% ऑफ द प्रॉफिट फॉर द प्राइस, और 10% हमने प्रॉफिट के लिए चार्ज किया। ठीक है, सेलिंग प्राइस का 15% सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में गया एंड 10% प्रॉफिट में गया। अब सेलिंग प्राइस निकलता कैसे है आपका, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड
प्लस प्रॉफिट करोगे तो आपका आ जाएगा ना सेलिंग प्राइस, है ना, ऐसे आपका आएगा सेलिंग प्राइस। अब मेरे पास फैक्ट्री कॉस्ट मुझे गिवन है, कितनी है फैक्ट्री कॉस्ट, पहले जॉब नंबर 99 के लिए देखते हैं। जॉब नंबर 99 के लिए देखते हैं हम, फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है गिवन मेरे पास, 1990 गिवन है, ठीक है, 1990 प्लस क्या करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट में हम, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना है, 15% ऑफ द, ये देखो 15% ऑफ द सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस हमने क्या लिया है x, तो ये क्या आ जाएगा 0.15x प्लस प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट क्या है 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो ये क्या आ जाएगा 0.10x इक्वल्स टू सेल्स प्राइस आ जाएगा, दैट इज x, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, 1990 प्लस 0.15 प्लस 0.10 इज 0.25x इक्वल्स टू x। x को इधर ले जाओ अलग से, जब ये यहाँ पे प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -0.25x हो जाएगा, है ना, 1 माइनस 0.25 0.75x, x इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या आई, मतलब सेल्स की वैल्यू क्या आई 1990 डिवाइड 0.75, सेल्स की वैल्यू आई हमारे पास 2653, ये हमारी आ गई सेल्स की वैल्यू हमारे पास। अब यहाँ से हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, यहाँ पे वापस आ जाओ, ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्या बोला था उन्होंने 15% ऑफ द सेलिंग प्राइस, है ना, तो यहाँ पे लगा दो, सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 2653 हमारा सेलिंग प्राइस है, इसका 15% कर लो 398 आपका आ रहा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है, तो ये चार्ज कर लेंगे हम 398, ठीक है। प्रॉफिट उन्होंने क्या, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर इसमें हमें ऐड करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या बोला था 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है 2653, इसका 10% कर लो 265 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पे आपकी आ जाएगी सेल्स, सेल्स कितनी है 2653, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी निकाल लो 1990 प्लस 398 2388 आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। ये आपका निकल गया जॉब नंबर 99 के लिए। अब आ जाओ जॉब नंबर 77 के लिए। 77 के लिए फिर से वही आ जाओ, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस होता है ना। फैक्ट्री कॉस्ट हमने कितना निकाला 2420 फैक्ट्री कॉस्ट है, प्लस कर दो अपना 0.15x सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, प्रॉफिट 0.10x जैसे ऊपर किया था वैसे ही है, इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका। इसे सॉल्व कर लो फिर 2420 इक्वल्स टू 0.75x आ जाएगा, है ना। तो x इक्वल्स टू 2420 डिवाइडेड बाई 0.75 और आपकी सेल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3227 आपकी सेल्स की वैल्यू आ गई जॉब नंबर 77 के केस में 3227। अब प्रॉफिट कितना है 10%, 3227 का 10% कर लो 323 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितने आ जाएंगे 15%, 484 आपकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ गए। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ जाएगी 2904 आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। सिंपल सम था हमारा, फर्स्ट पार्ट तो निकल गया। क्वेश्चन पढ़ो एक बार वापस। उन्होंने बोला आपको जॉब कॉस्ट शीट बनानी है, जॉब कॉस्ट शीट बन गई, आपको सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना था, सेलिंग प्राइस भी डिटरमाइन हो गया।
अब लास्ट में क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। आपको वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जिस पे अभी भी काम चल रहा है। तो कौन कौन सी जॉब है जो कि वर्क इन प्रोग्रेस में है, जॉब नंबर 66 एंड 55, यही दो जॉब्स हैं जो वर्क इन प्रोग्रेस पे है। अब वर्क इन प्रोग्रेस के ऊपर कौन कौन सा खर्चा हो गया होगा, हमें वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू निकालनी है ना, तो कौन कौन सा खर्चा हो गया होगा, मटेरियल का खर्चा हो गया होगा, लेबर का भी खर्चा हो गया होगा, फैक्ट्री ओवरहेड का भी खर्चा हो गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का खर्चा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, जब वो प्रोडक्ट बना ही नहीं है तो उसे आपने सेल कैसे किया, वो तो वर्क इन प्रोग्रेस में ना, जब सेल ही नहीं किया तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहाँ से हो गया आपके, तो सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड तक का आपका खर्चा हुआ है। तो वहाँ से हम अपनी वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू निकाल लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ WIP, सबसे पहले जॉब नंबर 55 का और 66 का निकालना है हमें। डायरेक्ट मटेरियल का एक्सपेंस हो गया होगा, डायरेक्ट लेबर का भी एक्सपेंस हो गया, फिर फैक्ट्री ओवरहेड का भी एक्सपेंस हो गया, और यहाँ पे आपकी आ जाएगी वैल्यू ऑफ WIP। डायरेक्ट मटेरियल पे क्या लगा है, 225 एंड 300। जॉब नंबर 55 पे लगा है 300 डायरेक्ट मटेरियल का एक्सपेंस, एंड जॉब नंबर 66 पे लगा है 225। लेबर कॉस्ट देखो तो जॉब नंबर 55 पे लगा है 225 एंड जॉब नंबर 66 पे लगा है 675। फैक्ट्री ओवरहेड का हमने पर यूनिट निकाल लिया था, कितना लगेगा, यहाँ पे निकाला था पर यूनिट 2.1 लगेगा। आवर्स के बेसिस पे लगेगा, जॉब नंबर 55 में 100 आवर्स हमने वर्क किया है एंड जॉब नंबर 66 में 300 आवर हमने वर्क किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा जॉब नंबर 55 में हमने 100 आवर वर्क किया है, 100 इंटू 2.1, और यहाँ पे 300 आवर वर्क किया है, 300 इंटू 2.1, 210 एंड 630 वैल्यू आ गई। और आप टोटल कर लो, यहाँ पे आपके वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगी 735 एंड 1530, और यहाँ पे हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी खत्म होती है। तो अब हम चलते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या बोला हुआ है, आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है फॉर एन इंजीनियरिंग कंपनी विच प्रोड्यूसेस स्टैंडर्ड कंपोनेंट इन बैचेज ऑफ 1000 पीस। मतलब आप 1000 पीस के बैच बनाते हो, ठीक है, आप बैच में प्रोसेसिंग करते हो, ठीक है। बैच में प्रोसेसिंग मतलब ये आपकी मशीन है, यहाँ से जब आप निकालते हो ना प्रोडक्ट, जैसे सोचो आप सोप बना रहे हो, तो सोप बैच में बनते हैं, एक साथ कितने हज़ारों में सोप निकलते हैं, एक ही बार में हज़ारों में सोप निकलते हैं, तो उसे कहते हैं बैच में आपने प्रोडक्शन की है। तो आप एक कंपोनेंट बनाते हो जिसकी आप बैच में प्रोडक्शन करते हो, तो पर बैच आप कितने पीस निकालते हो, 1000 पीस निकालते हो आप पर बैच। अ बैच पासिस थ्रू 3 प्रोसेसेस विद फाउंड्री, मशीनिंग एंड असेंबली। क्या कह रहे हैं कि एक बैच है वो 3 प्रोसेसेस से जाता है। ये देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं अपनी इलस्ट्रेशन नंबर 5। तीन डिपार्टमेंट है आपके पास, फाउंड्री, मशीनिंग एंड असेंबली, ठीक है। 3 डिपार्टमेंट है ये आपके पास, फाउंड्री, मशीनिंग एंड असेंबली। आप जब रॉ मटेरियल डालते हो ना, तो रॉ मटेरियल आप डालते हो इसमें, ठीक है, इसमें प्रोसेसिंग होती है, फिर इससे निकल के जाता है इसमें प्रोसेसिंग होती है, फिर इससे निकल के जाता है इसमें, तो फिर इसमें प्रोसेसिंग होती है और इससे निकल जाता है आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट। कितना निकलता है फिनिश्ड प्रोडक्ट, 1000 पीस निकलते हैं आपके पर बैच में से, ठीक है। इतना समझ आया आपको कि आपका प्रोडक्ट 3 प्रोसेस से गुजर के जाता है। आगे क्या बोला उन्होंने, द मटीरियल यूज फॉर बैच नंबर 1 वर, फाउंड्री में आपने मटेरियल कितना यूज़ किया, आपने बैच में कितना मटेरियल यूज़ किया है, 1300 टन यूज़ किया है, एट द रेट 50 पर टन, ऑफ विच 50 टन वर सेंट बैक टू द स्टोर्स। क्या बोला अब इन्होंने कि आपने जब ये फाउंड्री में रॉ मटेरियल डाला ना, आपको फाउंड्री में रॉ मटेरियल डालना आपको, तो आपने जब ये रॉ मटेरियल डाला ना फाउंड्री में, आपने डाला 1300 टन, ठीक है, बट इसमें से 50 टन आपने वापस कर दिया स्टोर्स में, तो माइनस कर दो 50, तो कितना आपने असली में डाला,
1250 टन आपने फाउंड्री में डाला है, 1250 टन, पर टन कितना प्राइस है 50, तो टोटल कितना आ जाएगा 62,500 का आपने रॉ मटेरियल डाला है। अब यहाँ से प्रोसेस होने के बाद यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, तो मटेरियल तो एक ही बार डलेगा, तो आपका डायरेक्ट मटेरियल कितना आ गया, डायरेक्ट मटेरियल आपका आ गया, आपने डाला है 62,500 का। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट निकल गई। आगे उन्होंने अदर डिटेल्स दे रखी हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। लेबर लगा है, डायरेक्ट लेबर लगा और ओवरहेड की कॉस्ट दे रखी है। डायरेक्ट लेबर का उन्होंने क्या बोला है कि फाउंड्री में लेबर ने 200 आवर्स वर्क किया है, मशीनिंग में 100 आवर वर्क किया है एंड असेंबली में 100 आवर वर्क किया है, और पर आवर उन्हें 10, 5 और 15 लगे। फाउंड्री में 200 आवर वर्क किया है और पर आवर 10 आपने वेजेस पे की हैं। मशीनिंग में 100 आवर लेबर्स ने वर्क किया है और पर आवर उन्हें आपने 5 रुपीज़ वेजेस पे की हैं। असेंबली में 100 आवर आपने वर्क किया और पर आवर आपने उन्हें 15 रुपीज़ वेजेस पे किए हैं। ओवरहेड्स भी आपने लेबर आवर्स के रेट पर चार्ज करने हैं। ओवरहेड आप पर आवर लगाओगे 15 रुपीज़, तो 200 इंटू 15 कर दोगे, फाउंड्री की ओवरहेड्स आ जाएंगे। 100 इंटू 20 कर दोगे, मशीनिंग के ओवरहेड आ जाएंगे। 100 इंटू 10 कर दोगे, असेंबली के ओवरहेड आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल था ये तो ऐसे हम डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स की कॉस्ट निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने, अ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद एस्टिमेटेड कॉस्ट डिस्क्लोजेस दैट मटेरियल एंड ओवरहेड एक्सीड। सबसे पहले तो एक्चुअल और एस्टिमेटेड कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। बेटा आप ईयर के स्टार्टिंग में एक बजट बनाते हो ना, कि देखो अगर आप शॉपिंग करने भी जा रहे हो तो आप एक बजट बना के चलते हो। आपने सोचा कि मुझे एक जीन्स लेनी है, एक जैकेट लेनी है, एक टी शर्ट लेनी है, ठीक है, आपने ये 3 चीज़ें लेनी है। आपने बजट बनाया कि मैं जीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 800 रुपीज़ की ले लूँगा, जैकेट में ले लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपीज़ की, और जो मुझे टी शर्ट लेनी है वो मैं ले लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपीज़ की। तो आपने बजट बना लिया, आप घर से पैसे लेके चले गए 3300 रुपीज़ घर से लेके चले गए। ये जो आपने प्राइस का बजट बनाया ना, एक मतलब कि आप जो जीन्स लोगे वो 800 तक की आपकी आ जाएगी, ये आपने एस्टिमेट किया है कि मेरी जीन्स 800 तक की आ जाएगी, ये हो गया आपका एस्टिमेट। फिर आप गए मॉल में आपने जाके जब जीन्स परचेज़ की तो जीन्स आपको पड़ गई 900 रुपीज़ की। मैंने एस्टिमेट लगाया कि मेरे को जीन्स पड़ेगी 800 रुपीज़ की, ठीक है, बट जब मैं मॉल में गई मैंने जीन्स खरीदी तो मुझे एक्चुअल में जीन्स की कॉस्ट कितनी लगी, 900 रुपीज़ मुझे जीन्स की कॉस्ट लगी। अब इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, 100 रुपीज़ डिफरेंस आ रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वेरिएंस। समझ आया, एस्टिमेट, एक्चुअल एंड वेरिएंस का मतलब समझ आया। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विद एस्टिमेटेड कॉस्ट। मतलब आपने पहले कॉस्ट एस्टिमेट करके रखी होगी डायरेक्ट मटेरियल की, हमें एक्चुअल में कितनी कॉस्ट लगी है 62,500 मुझे एक्चुअल में कॉस्ट लगी है। तो मैंने ईयर के स्टार्टिंग में कुछ एस्टिमेट कॉस्ट करके रखी होगी कि मुझे इतनी कॉस्ट लगने वाली है, बट मुझे नहीं पता मैंने कितनी एस्टिमेट कर रखी थी। तो देखते हैं फिर आगे उन्होंने क्या बोला है, द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड। जब आपने एक्चुअल कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट को कंपेयर किया ना, जैसे यहाँ पे हमने एक्चुअल कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट को कंपेयर किया था ना और हमें वेरिएंस आया था 100 का, वैसे उन्होंने बोला जब आपने डायरेक्ट मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट को कंपेयर किया तो आपको पता चला कि आपके मटेरियल एंड ओवरहेड एक्सीड करे हैं द एस्टिमेट्स बाय 20% से। मतलब कि आपने जितनी मटेरियल की कॉस्ट एस्टिमेट की थी ना, जितनी आपने मटेरियल की कॉस्ट एस्टिमेट की थी उससे ज़्यादा हो गई है आपकी एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। कितनी ज़्यादा हो गई है, 20% ज़्यादा हो गई है। ये देखो यहाँ पे हमने जीन्स की ली थी, है ना। अब इसमें डायरेक्ट मटेरियल की एग्जांपल लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल मुझे एक्चुअल लगे हैं 62,500, ठीक है। एस्टिमेट मेरे को नहीं पता कितने लगे हैं, बट उन्होंने इतना बोला कि जो आपने एस्टिमेट किया था ना आपकी कॉस्ट और जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है उसमें डिफरेंस आ रहा है 20% का। जैसे यहाँ पे 100 का डिफरेंस था ना, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपने जितनी एस्टिमेट की थी ना आपने कॉस्ट, उससे आपकी एक्चुअल कॉस्ट एक्सीड कर गई है, ज़्यादा हो गई है। कितनी ज़्यादा हो गई है, 20% ज़्यादा हो गई है।
ठीक है, जितनी आपने एस्टिमेट की थी, एस्टिमेट हमें नहीं पता है, इसे एक्स एज्यूम कर लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। जितनी मैंने अपनी कॉस्ट एस्टिमेट की थी उससे 20% ज़्यादा हो गई है मेरी एक्चुअल मटेरियल की कॉस्ट। सेम फॉर द ओवरहेड, जितने मैंने ओवरहेड एस्टिमेट किए थे उससे 20% एक्सीड हो गई है मेरे ओवरहेड की एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। तो अभी हमें एस्टिमेट निकालनी पड़ेगी, है ना। आगे उन्होंने क्या बोला है, वेयर एज द एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट इज 10% मोर देन द एक्चुअल। अब यहाँ पे लेबर कॉस्ट की आ जाओ, यहाँ पे लिखते हैं हम एस्टिमेट, यहाँ पे लिखते हैं हम एक्चुअल, ठीक है। हम सबसे पहले देख लें हमें लेबर कॉस्ट एक्चुअल में कितनी लग रही है। फाउंड्री डिपार्टमेंट की देख लेते हैं, 200 × 10 लेबर कॉस्ट ले लेते हैं, 2000 ले लेते हैं लेबर कॉस्ट, 2000 एक्चुअल लगी हमें 2000, ठीक है। सिर्फ अभी मैंने फाउंड्री डिपार्टमेंट के लिए, ये टोटल लेबर कॉस्ट नहीं है, आपको जब सम करवाऊंगी तब प्रॉपर बताऊंगी, अभी मैं आपको समझा रही हूँ जस्ट, ठीक है। तो आपकी लेबर की एक्चुअल कॉस्ट लगी है 2000, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, वेयर एज द एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट, जो आपकी एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट थी यानी कि एक्स, इज 10% मोर देन द एक्चुअल, वो आपकी एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट ज़्यादा है एक्चुअल से। मतलब आपने जितनी एक्चुअल हुई है ना, आपने एस्टिमेट उससे ज़्यादा किया था। कितना ज़्यादा किया था, 10%। इसमें अगर एग्जांपल लें इस वाले में, तो इस केस में ऐसे देखो, आपने एस्टिमेट किया था कि आपको जीन्स का लगेगा 900, बट रियल में आपको लग गया 800, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो हमें अमाउंट पता है ना, यहाँ पे अमाउंट नहीं पता है, इसलिए वो ऐसे बोल रहा है कि आपकी जो एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट है ना वो ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है एक्चुअल कॉस्ट से, ठीक है। यहाँ पे आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कम थी, यहाँ पे आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं। करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें शो द वेरिएंस विद रिस्पेक्ट टू द एस्टिमेट्स। आपको वेरिएंस बताने हैं, एस्टिमेट आपने जो लगाए ना और आपके जो एक्चुअल आए उसमें जो वेरिएंस आ रहा है ना, आपको वो बताना है। जैसे हमने यहाँ पे वेरिएंस निकाला था ना 100, वैसे अब हमें वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस निकालने के लिए हमें एस्टिमेट पता होगा तो ही तो हम वेरिएंस निकाल पाएंगे ना। तो सबसे पहला काम हमें तो यही करना है, हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हम एक्चुअल कॉस्ट लिख लेते हैं, उससे ही हम एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल पाएंगे। जो हमारे पास डेटा है पहले वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं अपनी कॉस्ट शीट। आप भी मेरे साथ बनाओ, 3 कॉलम बना लेते हैं। एक कॉलम में हम वेरिएंस लिख देंगे, एक कॉलम में हम एस्टिमेट लिख देंगे, एक कॉलम में हम एक्चुअल कॉस्ट लिख देंगे, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड वेरिएंस जो आपके आएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना होता है, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल की हमने यहाँ पे कॉस्ट निकाल ली थी कितनी, 62,500, तो लिख देते हैं ये। अब हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालनी पड़ेगी डायरेक्ट मटेरियल की। तो आ जाओ वापस अपने वर्किंग नोट्स के ऊपर। डायरेक्ट मटेरियल की एस्टिमेटेड कॉस्ट हमें निकालनी है अब यहाँ पे। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल का उन्होंने आपको क्या बोला था कि आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट एक्स है और आपकी एक्चुअल कॉस्ट 62,500 है, और इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, 20% का। मतलब आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 20% कम है एक्चुअल से, यही बोला था। आपकी एक्चुअल कॉस्ट एक्सीड कर गई है एस्टिमेट को बाय 20% से। उन्होंने ऐसे बोला था कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट एक्सीड कर गई है एस्टिमेट को बाय 20% से। मतलब कि आपकी कुछ एक्स एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी, हमने अपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट को अज्यूम कर लिया है एक्स, क्योंकि हमें जो चीज़ निकालनी होती है उसे हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स। तो हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट को अज्यूम कर लिया एक्स। अब उन्होंने क्या बोला कि आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 62,500, वो एक्सीड कर गई है एस्टिमेट को बाय 20% से। तो प्लस 20% ऑफ एक्स करोगे तो आपके पास एक्चुअल आएगी ना। एस्टिमेटेड कॉस्ट है आपकी एक्स, वो बढ़ गई है 20% से,
तो आपकी एक्चुअल आएगी। एस्टिमेटेड कॉस्ट में 20% प्लस कर दोगे एस्टिमेटेड कॉस्ट का तो आपके पास एक्चुअल कॉस्ट आएगी ना, तो वही हमने किया। तो ये कैसे आ जाएगा, x प्लस 0.20x इक्वल्स टू 62,500। फिर इसे सॉल्व कर लो, 1 प्लस 0.20 1.2 x इक्वल्स टू 62,500, x इक्वल्स टू 62,500 डिवाइडेड बाई 1.2। तो आपकी एस्टिमेटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी आई, 62,500 डिवाइड 1.2, 52,083 आपकी आ गई एस्टिमेटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, 52,083। ठीक है, अब इन दोनों में वेरिएंस क्या आ रहा है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, 62,500 माइनस 52,083, कितना वेरिएंस आ रहा है, 10,417 का वेरिएंस है। ठीक है, अब उसी तरह से हम निकालेंगे आगे डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट। अब डायरेक्ट लेबर आपको 3 डिपार्टमेंट में लगी है। डायरेक्ट मटेरियल तो एक ही बार इंट्रोड्यूस करना है ना, बट जो आपको लेबर लगी है वो तो तीनों डिपार्टमेंट में वर्क करेगी ना। तो डायरेक्ट लेबर तीनों डिपार्टमेंट में लगेगी। तो तीनों डिपार्टमेंट की हेडिंग यहाँ पे दे लेते हैं। फाउंड्री डिपार्टमेंट में भी आपको डायरेक्ट लेबर लगी है, मशीनिंग डिपार्टमेंट में भी आपको डायरेक्ट लेबर लगी है, और असेंबली डिपार्टमेंट में भी आपको डायरेक्ट लेबर लगी है। ठीक है, कितनी कितनी लगी है, फाउंड्री में आपके 200 आवर्स लगे हैं इंटू 10, इसमें 100 आवर्स लगे हैं इंटू 5, इसमें भी 100 आवर्स लगे हैं, पर आवर 15 आपको कॉस्ट लगी है। तो लिख दो, यहाँ पे आ जाएगा आपके 2000 एक्चुअल कॉस्ट लगी है, यहाँ पे आपको 500 एक्चुअल कॉस्ट लगी है, यहाँ पे आपको 1500 एक्चुअल कॉस्ट लगी है डायरेक्ट लेबर की। एक्चुअल कॉस्ट लिख ली डायरेक्ट लेबर की। अब हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालनी है। एस्टिमेटेड कॉस्ट के लिए बुक में क्या बोला था कि आपकी वेयर एज एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट इज 10% मोर देन द एक्चुअल। आपकी एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट एक्चुअल से 10% ज़्यादा है। तो ये तो सिंपल है, इसमें तो एक्स वैक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट उन्होंने बोल दिया कि आपकी एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट 10% ज़्यादा है एक्चुअल से, तो एक्चुअल में 10% प्लस कर दोगे तो आपका आ जाएगा ना। तो एक्चुअल में 10% प्लस कर दो, 2000 में प्लस कर दो 10%, तो आपका आ जाएगा 2200 एस्टिमेटेड। ये तो सिंपल ही था, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपकी एस्टिमेटेड ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है एक्चुअल से। तो एक्चुअल हमें पता है, डायरेक्ट 10% प्लस कर दिया। बट पीछे में उन्होंने क्या बोला था कि आपकी मटेरियल कॉस्ट हैव एक्सीडेड द एस्टिमेट बाय 20%। आपकी जो मटेरियल कॉस्ट है ना, उसने एस्टिमेट को 20% से एक्सीड किया है। तो 20% एस्टिमेट के ऊपर लगाना था ना, तो एस्टिमेट तो हमारे पास था नहीं, तो इसलिए वहाँ पे एक्स लेना पड़ा, पर यहाँ पे लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उसी तरह से 500 प्लस 10% कर दो 550, 1500 प्लस 10% कर दो 1650 आ गया। ठीक है, अब इनका वेरिएंस निकाल लो, 200, 50 एंड 150 वेरिएंस भी आ गया। और ये हमारी अब निकल जाएगी प्राइम कॉस्ट। $62,500 प्लस 2000 प्लस 500 प्लस 1500, 66,500, और यहाँ पे 52,083, 2,200, 550, 1650, 56,483। वेरिएंस कितने, 10,017। प्राइम कॉस्ट तक निकल गया। अब नेक्स्ट हमें देखना है अपना फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए वही मटेरियल वाली बात बोली है, तो मटेरियल वाला सेम कर लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड के लिए। पहले एक्चुअल निकाल लेते हैं हम, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट में। फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे हम प्राइम कॉस्ट में। किसके किसके हैं, तीनों के अलग अलग थे डायरेक्ट लेबर की तरह, फाउंड्री, मशीनिंग एंड असेंबली। ठीक है, फाउंड्री में कितने आवर्स लगे, 200, मशीनिंग में 100, असेंबली में 100।
क्या कॉस्ट थी? 15 फाउंड्री के लिए, 20 मशीनिंग के लिए एंड 10 असेंबली के लिए। 200 इंटू 15 3000, एक्चुअल कॉस्ट 2000, 1000, और यहाँ पे हमारी आ जाएगी वर्क्स कॉस्ट, है ना। अब हम यहाँ पे निकालेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स। जैसे मटेरियल का निकाला था वैसे ही निकालेंगे। आपके जो एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड हैं उससे 20% ज़्यादा हो गए हैं आपके एक्चुअल, तो x प्लस 0.20x करोगे तो आपका एक्चुअल आ जाएगा 3000। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x प्लस 0.20 1.2x इक्वल्स टू 3000, x इक्वल्स टू 3000 डिवाइड 1.2। उसी तरह से आप दूसरा भी निकाल लोगे। ये है आपका फाउंड्री के लिए, देन आप निकाल लोगे मशीनिंग के लिए भी उसी तरह से सेम, x इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाई 1.2, और दिख रहा है आपको, हाँ। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं असेंबली का 1000 डिवाइडेड बाई 1.2। 3000 डिवाइडेड बाई 1.2 आपका आ रहा है 2500। 2000 डिवाइडेड बाई 1.2 1667, 1000 डिवाइडेड बाई 1.2 833। ये आपके आ गई एस्टिमेटेड और एक्चुअल वाली भी आ गई। अब वेरिएंस निकाल लो। यहाँ पे 500 का वेरिएंस, यहाँ पे 333 का वेरिएंस और यहाँ पे 167 का वेरिएंस, और टोटल भी लगा लो 72,500, 61,483 एंड 11,017। ये आपकी निकल गई आपकी इलस्ट्रेशन 5 का। ये है आपका सॉल्यूशन। फटाफट से एक बार देख लेते हैं क्या किया हमने। सबसे पहले हमने यहाँ पे वेरिएंस निकालना था, तो हमें एक्चुअल का था डेटा गिवन था क्वेश्चन में, बट एस्टिमेट हमें फाइंड आउट करने पड़े थे। इसमें एस्टिमेट डायरेक्ट मटेरियल और ओवरहेड में एस्टिमेट सेम तरीके से फाइंड आउट किया, क्योंकि उन्होंने उस क्वेश्चन में बोला था, इस क्वेश्चन में बोला था कि आपके जो डायरेक्ट मटीरियल और ओवरहेड की कॉस्ट है ना, एस्टिमेटेड कॉस्ट है, वो 20% ज़्यादा है। मतलब आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है ना वो 20% ज़्यादा है एस्टिमेट से। मतलब आपकी एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेट को 20% से एक्सीड कर गई है। तो x प्लस 20% करेंगे तो हमारी एक्चुअल आ जाएगी, और ये इक्वेशन बना के हमने सॉल्यूशन कर लिया। बट लेबर का तो उन्होंने डायरेक्टली बोला था कि आपकी जो एस्टिमेट कॉस्ट है वो एक्चुअल से ज़्यादा है 10%। तो एक्चुअल के ऊपर 10% प्लस किया तो हमारे पास एस्टिमेट निकल गया और हमने वेरिएंस निकाल लिया। ये क्वेश्चन को आपको स्टार मार्क करना है। मतलब आप जो क्वेश्चन स्टार मार्क करते हो ना, वो क्वेश्चन आपको पेपर के टाइम खुद हाथ से सॉल्व करके जाने हैं। मतलब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो तो आपको ये खुद सॉल्व करने हैं क्वेश्चन हाथ से, और बाकी क्वेश्चन जो आपने स्टार मार्क नहीं किए हैं वो आप नहीं भी देखोगे तो चलेगा। तो जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है ना उसे आप स्टार मार्क कर लेना। हो सकता है ये क्वेश्चन किसी को डिफिकल्ट लगाओ, किसी को ना लगाओ, तो जिसे डिफिकल्ट लगा है वो इसे स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। ऐसे आपको रिवीजन के टाइम बहुत आसानी रहेगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे। इसमें क्या बोला है, एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैज़ रिसीव्ड एन इंक्वायरी फॉर विच यू आर सपोज टू सबमिट द कोटेशन। आपको कोटेशन सबमिट करनी है। कोटेशन मतलब आपको सारी कॉस्ट बतानी है कि इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी कॉस्ट लगने वाली है, बाइफर्गेशंस करके दिखानी है। मतलब पूरी कॉस्ट शीट बनानी है आपको, इनडायरेक्टली बोलूँ तो। बिल ऑफ मटीरियल प्रिपेयर्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द जॉब स्टेट्स दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ मटीरियल। आपको मटीरियल ये लगने वाला है, डायरेक्ट मटीरियल दिया है। पेपर 10 रिम्स एट द रेट 1800 पर रिम। तो आपके पास डायरेक्ट मटीरियल की कॉस्ट रिम में कितनी आ गई, 18,000। इंक एंड अदर प्रिंटिंग मटीरियल लगने वाला आपको 5,000 का, एंड बाइंडिंग मटीरियल एंड अदर कंज्यूमेबल्स लगने वाले 3,000 के। तो देखो ये आपका आ गया डायरेक्ट मटीरियल। डायरेक्ट मटीरियल में आपने पेपर रिम लिखा 1800 इंटू 10 18,000। इंक एंड मटीरियल लिखा 5,000। 3,000 आपने लिख दिया बिल्डिंग मटीरियल एंड अदर कंज्यूमेबल्स। यहाँ तक हमने सम कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सम फोटोग्राफी इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। इस जॉब के लिए आपको कुछ फोटोग्राफी भी लगेगी। तो द एजेंसी डज नॉट हैव फोटोग्राफर एज एन एम्प्लॉई। एजेंसी के पास फोटोग्राफर नहीं है तो उन्हें बाहर से बुलाना पड़ेगा। इट डिसाइड टू हायर वन बाय पेइंग 10,000 टू हिम। और
उन्होंने डिसाइड किया कि हम बाहर से फोटोग्राफर मंगवाएंगे 10,000 पे करके। तो डायरेक्ट लेबर की आपको कॉस्ट मिल गई, फोटोग्राफर चार्जर 10,000, ठीक है। एस्टिमेटेड जॉब कार्ड प्रिपेयर्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्पेसिफाइज दैट सर्विस ऑफ फॉलोइंग एम्प्लॉयज विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। आपने जो एस्टिमेटेड जॉब कार्ड बनाया ना, उसने आपको बताया कि आपको ये 3 एम्प्लॉयज़ की भी सर्विस लगेगी ये जॉब को परफॉर्म करने के लिए। किसकी? आर्टिस्ट, कॉपीराइटर एंड क्लाइंट सर्विसिंग। इनको भी आपको हायर करना पड़ेगा, तो मतलब इनकी कॉस्ट भी डायरेक्ट लेबर में जाएगी। क्या है इनकी कॉस्ट? 12,000 पर मंथ। पर मंथ 12,000 मिलता है, मतलब 80 आवर्स के लिए 12,000 ये लेंगे। कॉपीराइटर 10,000 पर मंथ लेगा, क्लाइंट सर्विसिंग 9,000 पर मंथ लेगा, ठीक है। द प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू द ट्यून ऑफ 4,000। यहाँ पे मे भी टन आना होगा। आपका जो प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल लगेगा आपको, वो आपका 4,000 लगेगा। अब प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल बेटा आपके डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट में जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ड लिखा है प्राइमरी, मतलब पहले जो आपको पैकिंग लगने वाली है, तो वो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट में जाती है। पैकिंग वैसे आप देखा जाए तो आपकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जानी चाहिए, पर वो सेकेंडरी पैकिंग होती है। मतलब उस पैकिंग के बिना भी आप प्रोडक्ट को बेच सकते हो, पर जो पैकिंग बहुत ज़रूरी है ना, उसे हम कहते हैं प्राइमरी पैकिंग। तो जो पैकिंग प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, वो डायरेक्ट मटीरियल की कॉस्ट में जाती है। तो ये 4,000 हमारा डायरेक्ट मटीरियल की कॉस्ट में जाएगा, और टोटल हमारी डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट निकल गई 30,000 की, ठीक है। कहाँ गए हम? ये प्रोडक्शन ओवरहेड 40% टू द डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट निकालोगे, डायरेक्ट कॉस्ट मतलब प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट मतलब प्राइम कॉस्ट। जितनी आपकी प्राइम कॉस्ट आएगी ना, उसका 40% कर देना, तो आपके पास प्रोडक्शन ओवरहेड आएंगे। उसके लिए पहले प्राइम कॉस्ट तो निकालनी पड़ेगी ना, फिर ही देखेंगे। वाइल द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर लाइकली टू बी 25% ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपको कितने चार्ज करने हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर 25%, जितनी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी उसके ऊपर 25%। तो सबसे पहले हम प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, प्राइम कॉस्ट का 40% करेंगे तो प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाएगा, और प्रोडक्शन ओवरहेड का 25% करेंगे तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ जाएगा, ठीक है। द एजेंसी एक्सपेक्ट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कोटेड प्राइस। एजेंसी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो प्राइस कोट करेगी ना, उसके ऊपर वो 20% का प्रॉफिट चार्ज करेगी। मतलब जितना आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा, उसमें आप 20% का प्रॉफिट चार्ज करोगे, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट प्लस कर लेंगे, आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। द एजेंसी वर्क्स ऑन 25 डेज इन अ मंथ एंड 6 आवर्स अ डे। एजेंसी 25 डेज एक महीने में काम करती है, और एक दिन में 6 घंटे होते हैं। तो कितने घंटे एजेंसी काम करती है एक महीने में, मेरे को बताना। यहाँ पे देखते हैं, एजेंसी 25 डेज काम करती है एक मंथ में, और एक दिन में होते हैं 6 आवर्स। तो एक मंथ में कितने आवर्स काम करती है एजेंसी, ये बताओ मेरे को। 6 आवर्स एक दिन में, और 25 डेज में कितने आवर्स हो गए? 6 × 25 150 आवर्स एजेंसी वर्क करती है मंथ में, ठीक है। अब आओ अपनी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट के ऊपर। क्या बोला था उन्होंने? आर्टिस्ट को आप दोगे 12,000 पर मंथ। पर मंथ आप 12,000 दोगे, मतलब 150 घंटे के लिए आप 12,000 दोगे। पर इस जॉब के लिए आपको कितने घंटे लगने हैं? सिर्फ 80 घंटे लगने हैं। तो सिर्फ हमें 80 घंटे की जो वेज है वही इस जॉब में चार्ज करनी चाहिए ना। मेरे को बताओ कि आपको सिर्फ इस जॉब को करने के लिए 80 घंटे लग रहे हैं, पर पूरे मंथ में आप 150 घंटे काम करते हो। आपको इस जॉब के लिए कॉस्ट शीट बनाने के लिए कहा है। ये जो ये वर्क करना है ना, प्रिंटिंग जॉब करनी है, इसके लिए आपको कॉस्ट शीट बनानी है। तो आप क्या पूरे 12,000 चार्ज करोगे या 80 घंटे की वेजेस चार्ज करोगे? ऑब्वियस सी बात है, 80 घंटे की वेजेस हम चार्ज करेंगे। तो 80 घंटे की वेजेस हम कैसे निकालेंगे? पूरे महीने के लिए लगते हैं 12,000, मंथ में हमें लगती है चार्ज। आर्टिस्ट की पहले हम देख रहे हैं, 12,000 चार्ज लगता है हमें मंथ का। मंथ में कितने आवर्स होते हैं? 150 आवर्स होते हैं। पर आवर कितना चार्ज कर रहे हो? 12,000 डिवाइडेड बाय 150। पर आवर आप चार्ज कर रहे हो 80 रुपीज़ पर आवर आप चार्ज कर रहे हो। और इस जॉब के लिए आप कितने घंटे काम कर रहे हो? 80 आवर्स काम कर रहे हो। तो इस जॉब के लिए वेजेस कितनी हो जाएगी आर्टिस्ट की? 80 × 80 6,400। ये देखो 6,400 आर्टिस्ट की
वेजेस। उसी तरह से हम कॉपीराइटर की वेज भी निकाल लेंगे एंड क्लाइंट सर्विसिंग की भी वेज निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारी फिर डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आ जाएगी। ये आ जाएगी हमारी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का 40% लगाएंगे तो प्रोडक्शन ओवरहेड, तो आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। फिर आपको फिर आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड निकालना है, तो वो क्या था 25% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट का 25% हम लगा देंगे तो हमारी आ जाएगी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की कॉस्ट। फिर आ जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद आपको प्रॉफिट का एक बार बता देती हूँ, ये सम आपको खुद से करना है, मैंने आपको समझा दिया, गो थ्रू करवा दिया, इसमें अब कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं करवा रही हूँ ये। तो प्रॉफिट का उन्होंने आपको क्या बोला है कि ये जो एजेंसी है वो चार्ज करना चाहती है 20% ऑन कोटेड प्राइस। कोटेड प्राइस मतलब जितना वो प्राइस चार्ज करेगी, मतलब सेलिंग प्राइस, जितना वो सेलिंग प्राइस चार्ज करेगी ना उसके ऊपर वो 20% चार्ज करना चाहती है। तो आपने सेलिंग प्राइस आपको पता आपके पास कितना है? नहीं पता आपको सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है आपको, उन्होंने बोला कि सेलिंग प्राइस हमारे पास नहीं है, बट प्रॉफिट कितना है 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखी है 93,100। मिसलेनियस कंसेप्ट्स में किया था ये भी कंसेप्ट, है ना। फिर से एक बार इसे कर लेते हैं, फटाफट से रिवाइज भी हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें पता है, बट प्रॉफिट की परसेंटेज उन्होंने सेलिंग प्राइस के ऊपर बोली है। अगर मुझे पता चल जाए ना कि कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर कितनी परसेंट लगनी है, तो बड़े आराम से मैं कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर परसेंट चार्ज करूँगी और मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा और उससे मैं सेलिंग प्राइस निकाल लूँगी। तो अब मुझे सेलिंग प्राइस के ऊपर परसेंट पता है, इसे मुझे कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर परसेंट लेके आना है ना। ऐसे ही किया था हमने। सेलिंग प्राइस के ऊपर कितनी परसेंट पड़ रही है 20%, यानी 20/100, यानी कि 2/10 ये सेलिंग प्राइस के ऊपर पड़ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर कितना पड़ेगा? पीछे आ रहे हैं ना, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट ऑफ सेल पीछे आ रहे हैं, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे 2 - 2, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से माइनस करेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा 2/8, ये कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर परसेंटेज पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना मेरे पास 93,100 इंटू 2/8 कर देंगे तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा 93,100 इंटू 2/8, 23,275। एक और तरीका बताया था, जिन बच्चों ने दूसरा तरीका देखा है उनके लिए भी मैं एक बार बता देती हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस आता है। सेलिंग प्राइस नहीं पता, कॉस्ट ऑफ सेल्स पता है 93,100 प्लस प्रॉफिट कितना है 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है x, तो यानी कि 0.20x। अब ये x उधर चला जाएगा, 93,100 इक्वल्स टू x माइनस 0.20x। तो इस तरह से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, आपकी सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। फिर सेलिंग प्राइस के ऊपर 20% चार्ज करना आपके ऊपर, आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पे डालो तो आपके पास प्राइस टू बी कॉटेड आ जाएगा। और ये होती है हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी खत्म। तो बच्चे आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8 और 9 है, ये बहुत ही इजी इलस्ट्रेशन है, आप खुद से सॉल्व करोगे आपकी बन जाएगी। और मॉड्यूल में तो आपको सॉल्यूशन दे ही रखे हैं, जिसको नहीं भी समझ आता है वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लेना, जो पॉइंट नहीं समझ आता है मैं आपको बता दूंगी। ये इलस्ट्रेशंस आपको खुद से करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी के साथ हमारा कॉस्ट शीट चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपना बजट चैप्टर के साथ, जिसमें कॉस्ट शीट के कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। जो मैंने आपको मिसलेनियस कंसेप्ट करवाए थे ना, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट वाले, वो सारे कंसेप्ट आपको बजट चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं। तो आपको कल की क्लास देखने से पहले अच्छे से अपनी ये जो कॉस्ट शीट है पूरा रिवाइज करके आना है। सारे इलस्ट्रेशंस आपको सॉल्व कर लेनी है, बैकलॉग लेके मत चलना, नहीं तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।